नमस्कार दोस्तों। अमीन पटवारी के एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाना है, आपके सिलेबस का पार्ट है। और अगर आप हॉस्टल वार्डन के पेपर को एनालिसिस किए होंगे तो देखे होंगे कि कंप्यूटर का लेवल कैसा था। तो उसी लेवल को हमको मेंटेन करना है। कुछ इजी क्वेश्चंस भी करने हैं, कुछ प्रीवियस ईयर को भी पढ़ना है और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो ये खाटी क्वेश्चन सीरीज है अमीन पटवारी के लिए। इससे आपका कंप्यूटर एकदम ताबड़तोड़ अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत आज से कर रहे हैं। ये पहला सेट है, तो आप इसको पढ़िए और बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया में कि ये सेशन कैसे लगा। ठीक, पहले हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, योगेश साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से हैं। योगेश साहू क्लासेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस प्रकार की इंटरनेट सेवा के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती? ध्यान देना, किस क्या क्वेश्चन पूछा है उसको ध्यान देना। और हम पूरा एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा। इससे 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी करेंगे ना तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे पढ़ने के लिए। किस इंटरनेट की सेवा के लिए केबल या फोन लाइन यूज नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस डज नॉट रिक्वायर केबल और टेलीफोन लाइन? तो सब चीज को मैं एक्सप्लेन करते चलता हूँ। ये केबल को छोड़ो, केबल जैसा कोई कनेक्शन नहीं। डीएसएल यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और क्या इसमें केबल या फोन लाइन यूज होता है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसमें कॉपर वायर या इसी को अपन फोन लाइन भी बोल सकते हैं, फोन लाइन, ये यूज होता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। डायल अप कनेक्शन, ये बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत पुराना इंटरनेट कनेक्शन है। इसमें भी लैंडलाइन और मॉडेम के उपयोग से इंटरनेट कनेक्शन बैठाया जाता है, किसमें? डायल अप कनेक्शन में। ठीक, तो सैटेलाइट ऐसा माध्यम है इंटरनेट कनेक्शन का जो वायरलेस होता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सैटेलाइट। तो जो दूरस्थ इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं, उन जगह में इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है? सैटेलाइट का यूज किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन आपका क्या है? सैटेलाइट है। आगे बढ़ते हैं। माइकर, ये माइकर कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को डलवा दिया हूं। माइकर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, नहीं है रिकॉग्निशन है, बस उस बात को ध्यान रखना। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका यूज कहाँ होता है अगर पूछा जाए तो इसका यूज होता है चेक में। ठीक, जो आप चेक यूज करते हैं, चेक पेमेंट रिसीविंग के लिए, तो उस चेक में ये माइकर यूज होता है, माइकर कोड का। चलो, निम्न में से कौन सा लाइनक्स या लिनक्स, जैसा आप प्रोनाउंस करना चाहें, लिनक्स का मुख्य भाग है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सारे ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करते चलूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लिनक्स या लाइनक्स मैं प्रोनाउंस करता हूँ, लाइनक्स है क्या? तो लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इन शब्दों को भी मैं एक्सप्लेन करते चलता हूं। बोले सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो भैया आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो चीज की आवश्यकता होती है, जो सिस्टम की आवश्यकता होती है, वो सिस्टम क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, बस उतने। जैसे आपको आपके बॉडी को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? ब्रेन की जरूरत है भैया, उसके बिना काम नहीं बनेगा। तो बस वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी जरूरी होता है, किसके लिए? किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए, किसी सिस्टम को चलाने के लिए। अब बोले सर ये ओपन सोर्स क्या है? ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स, ये दो शब्द सुनेंगे। ओपन सोर्स कहने का तात्पर्य है फ्री में। याद रखना, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ फ्री में होते हैं, कुछ पेड वर्जन होते हैं। तो फ्री और पेड को याद करना होता है। किसी और क्वेश्चन में कितने सारे फ्री वर्जन है वो मैं बता दूंगा, बट फिलहाल याद रखना कि लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि फ्री वाला है। तो कोई भी चीज फ्री में मिलता है तो लाइन लग जाता नहीं। होटल में से लाइन लगे रहता है कि बाहर तक नहीं, लेकिन भोग बढ़ता है तो लाइन लगे रहता है। ठीक है, तो वैसे आप याद रख सकते हो, लाइन लगे रहता है, फ्री में रहता है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स। इसका आविष्कार किसने किया? तो लाइनस टोरवाल्ड्स ने किया। लाइनस टोरवाल्ड्स ने किया है। कब किया है? तो 1981 में। तो 1981 में लाइनस टोरवाल्ड्स ने लाइनक्स का आविष्कार किया है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये तो लाइनक्स के बारे में हो गया। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका आविष्कार 1981 में किया गया है। अब ये GUI क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये 1991 है, 1991 में। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो एक डॉस आता है, MS डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो ये ना कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। समझ लो कि अगर आपको कोई चीज एंटर करना है, कोई फाइल में कहीं डायरेक्टरी में जाना है, तो पूरा कमांड लिखना पड़ेगा। जब मैं एकदम छोटा था तब डॉस को देखा हुआ हूँ। ठीक है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो
ये उस समय कमांड बेस्ड इंटरफेस था समझ लो, लेकिन अब ये GUI, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब किसी भी ये फोल्डर जाना है मेरे को, ये व्हाट्सएप पे जाना है, व्हाट्सएप पे क्लिक किया व्हाट्सएप खुल गया, ठीक, यूट्यूब में क्लिक किया यूट्यूब खुल गया। तो ये क्या है, एक आइकन है बस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब इसको कितना ईजी यूजर फ्रेंडली बना दिया। GUI वही है फिलहाल आसान भाषा में समझने के लिए, एडिटर छोड़ो, एडिटर का कोई मतलब नहीं है, शेल और कर्नल। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो कर्नल है। तो भैया कर्नल जैसे मेजर कर्नल ये सब होते नहीं अधिकारी और फौज में सेना में, तो बस वैसे याद कर लेना कर्नल। तो जो मेन पार्ट है क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग इज द कोर पार्ट ऑफ लाइनक्स एंड रिस्पांसिबल फॉर ऑल द मेजर एक्टिविटीज। तो ये कौन है, कर्नल है, इसका आंसर क्या है, कर्नल है। तो लाइनक्स कर्नल कोर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ये जो कर्नल है, ये लाइनक्स कर्नल या खाली कर्नल बोलो, ये कोर पार्ट है, कोर पार्ट है किसका, कोर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बोले सर इसका क्या काम है, इसका काम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बैठाना, यानी कि कम्युनिकेशन सेटअप करना, ठीक। बस इतना याद रखना, ये कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कर्नेल, ठीक। तो कर्नल मेजर ये सबसे याद कर लेना, मेजर कर्नल है ना, मेजर पार्ट क्या है, कर्नल है, कर्नल ये कोर पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बोले सर क्या काम रहता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बैठाता है, कम्युनिकेशन बैठाता है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर। शेल के बारे में वैसे कभी नहीं पूछना चाहिए, कर्नल पूछा जा चुका है, लेकिन अगर फिर भी पूछ दिया जाए शेल के बारे में, तो लाइनक्स में शेल क्या है, कमांड लाइन इंटरप्रेटर प्रोग्राम है, बस इतना याद करना, कमांड लाइन इंटरप्रेटर प्रोग्राम है। बोले सर नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हर चीज को समझने की जरूरत नहीं होती, बस इतना लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं, ये कभी शायद नहीं पूछा है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से वर्जन NTFS का प्रयोग करते हैं। NTFS का फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म से ज्यादा जरूरी है कि ये भैया इसको बनाने वाले सॉरी बनाने वाले कौन है, इसको बनाने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या है इसका फुल फॉर्म, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को लाइक जरूर करें। कर्म का फल तब मिलता है जब भैया कोई चीज हमको कहीं से ज्ञान मिल रही है, कहीं से हमारा लाभ हो रहा है, उस चीज का हम वैल्यू करें, ठीक है, तो जरूर मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो बोले भैया लाभ पाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोले लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेशन लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लग रहा है, ये आपके फायदे के लिए है। लोगों को लगता है कि सर इसमें भी योगेंद्र, सिर्फ योगेंद्र साहू का फायदा है, ठीक, हर सिर्फ योगेंद्र साहू का फायदा नहीं है, हर किसी का फायदा है इसमें। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर व्यक्त करें, ये सेशन कैसा लग रहा है वो जरूर बताएं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ अमीन पटवारी का कोर्स चल रहा है, 799 का कोर्स है 799 रुपये में। ये काफ़ी आसान आपको बना देगा अगर आपको अमीन पटवारी क्रैक करना है। इतने सारे लोग कंपटीशन में भिड़े हुए हैं, लोग तलाश कर रहे हैं कि सर एकदम परफेक्ट कंटेंट बता दीजिए, बस उतना ही पढ़ना है फिर हो जाएगा सिलेक्शन। तो ये आपके लिए अमीन पटवारी का, इतने कंटेंट आपको पढ़ना है, इसके बाहर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसमें रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास दोनों चल रहे हैं, सारा चीज़ अवेलेबल रहेगा आपके लिए, और PDF नोट भी है। कोर्स में किसी प्रकार की समस्या हो तो 8770123667 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या ऐप से आप डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, अमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज भी है, तो टोटल इसमें 25 टेस्ट है, 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आ रहा है, इसकी फीस 349 रुपीज़ रखी गई है। तो थोड़ा आमतौर पे हम टेस्ट सीरीज को 150-200 में रखते हैं, बट ये 349 इसलिए है क्योंकि इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा तैयारी करने के लिए। 5वें क्वेश्चन पर आते, लेजर प्रिंटर के बारे में कौन सा गलत है। पहले अब यहाँ पे प्रिंटर की बात आई है तो मैं एक क्वेश्चन के पीछे एक्सप्लेनेशन देकर उसको 10 क्वेश्चन के बराबर कर देता हूँ। सबसे पहले प्रिंटर का ना ये पार्ट आप याद रख लेना, प्रिंटर को प्रिंट करने के तकनीक के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बोले सर ये क्या होता है, इम्पैक्ट मतलब जोर देना, टच होना, ठीक है, इसका इम्पैक्ट इतना था कि गाड़ी डेंट हो गया, ऐसे बोलते नहीं, तो इम्पैक्ट इतना था मतलब उसका प्रभाव इतना था, टच इतना मजबूत था कि गाड़ी बेंड हो गया। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो प्रिंट करते हैं छू छू के। बोले सर किसको छू के, पेज को छू के, किसी ना किसी तरीके से उसमें टच होगा। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब प्रिंटर पेज को टच नहीं करेगा, बिना टच किए प्रिंट कर देगा। बोले सर ऐसा, हाँ बिल्कुल। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में याद रखना लेजर लाइट, लेजर प्रिंटर तो नॉन इम्पैक्ट होता है, आप बस लाइट करके याद रखेंगे। ये जो लाइट है, लाइट नॉन इम्पैक्ट। बोले यहाँ से लाइट ऐसे मारूंगा आपको छुएगा क्या, नहीं छूता, बोले नहीं, यहीं से रोशनी हो जा रही है, ठीक। तो लाइट LIT ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। L से आगना लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। I से आगना इंक जेट प्रिंटर, और T से थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। बोले सर इंक जेट में तो इंक रहेगा, छुएगा नहीं, वो दूर से
नोजल, छोटे छोटे नोजल होते हैं, 64 नोजल, वहां से इंक ड्रॉप होकर पूरा प्रिंट हो जाता है। लेजर में लेजर लाइट से प्रिंट हो जाता है, थर्मल में हीट के माध्यम से प्रिंट किया जाता है, उसका अपन डिटेल बताएंगे। बट फिलहाल ये कई बार पूछा गया है, जब जब कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं ये प्रिंटर से क्वेश्चन रह गई। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके अलावा जो भी प्रिंटर बच गया सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे, चाहे वो डॉट मैट्रिक्स हो, डेजी व्हील हो, लाइन प्रिंटर हो, कुछ भी डाल दे, सब किस में डाल देना, इम्पैक्ट प्रिंटर में जाना है। तो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट के आधार पर दो ही भागों में बांटते हैं, लेजर, इंकजेट और थर्मल। नॉन इम्पैक्ट के अंदर आता है, बाकी सब इम्पैक्ट के अंदर। तो इसको याद रखेंगे आप। सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी की प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, सबसे अच्छा स्पीड पूछे, सबसे अच्छी क्वालिटी पूछे, लेजर प्रिंटर। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन में प्लॉटर भी दे दे, हालांकि प्लॉटर आपके नॉर्मल पेज प्रिंट करने के लिए नहीं होते, प्लॉटर थोड़ा जो बैनर है, थोड़े फ्लैक्स हैं, वैसे प्रिंट करने के लिए रहता है। लेकिन अगर प्लॉटर ऑप्शन में दे तो सबसे बेटर प्रिंटर आप क्या लेंगे, प्लॉटर लेंगे आंसर में, है ना। प्रिंटर मतलब हम आमतौर पे क्या चीज को प्रिंटर समझते हैं, जो हमारा पेज वेज प्रिंट करके दे दे, बस वही था। लेकिन प्रिंटर है कि कुछ भी चीज को प्रिंट करके दे दे, ठीक। तो उसमें फिर प्लॉटर को भी ले लेते हैं। अगर प्लॉटर ऑप्शन में है तो बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग कौन देगा, प्लॉटर देगा, अदरवाइज लेजर रहेगा। अभी अब लेजर लाइट के बारे में कौन सा गलत है बोल रहा है, तो यूजेस लेजर लाइट फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट टू फॉर्म कैरेक्टर्स ऑन अ पेज। जी बिल्कुल सही है, एक पृष्ठ पर अक्षर बनाने के लिए, डॉट बनाने के लिए लेजर लाइट, लेजर प्रिंटर नाम क्यों पड़ा है, लेजर लाइट के तहत प्रिंट करता है। कैन नॉट प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम, नहीं भैया, अभी एकदम फास्ट हो गया है। अभी और ऐसी मशीनें आती हैं, 19 लाख की, 20 लाख की मशीनें आती हैं, हम जैसे प्रिंट आउट करने देते हैं, तो करो नोट्स प्रिंट आउट करवा रहे हैं, उसका जो कॉस्ट है काफ़ी कम इसीलिए पड़ जाता है कि अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली प्रिंटर आ गई, एकदम कम समय में प्रिंट करके दे देता है मल्टीपल कॉपीज। तो ये बात गलत है, बाकी सही है। अच्छा, इसमें भी एक और चीज बताऊंगा, फास्ट स्पीड तो होती है, ठीक है, सपोर्ट्स मल्टीपल फॉन्ट एंड साइज, जिस फॉन्ट को जिस साइज में आप प्रिंट करना चाहे कर सकते हैं। कैन नॉट मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम, ये गलत है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, दो चीज और याद रखना, डुप्लेक्स प्रिंटर भी होता है। डुप्लेक्स प्रिंटर कभी देखना, आप कोई ऐसे पेज ऐसे जाएगा अंदर, फिर आप उसके पीछे अगर पलटना चाह रहे हैं और उस पर प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो या तो आप मैनुअली से कर सकते हो, या लेजर प्रिंटर में देखना ऑप्शन रहता है, ये गया बाहर आया, फिर उसको खींच के पलट के प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो वो डुप्लेक्स प्रिंटर होता है। क्या प्रिंटर होता है, डुप्लेक्स। तो एक मैनुअल डुप्लेक्स प्रिंटर और एक ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटर। मैनुअल वाले में मैनुअली आपको पलटना पड़ेगा खुद, मैनुअल डुप्लेक्स प्रिंटर, और एक में ऑटोमेटिक डुप्लेक्स प्रिंटर, ऑटोमेटिक डुप्लेक्स, इसमें अपने आप फ्लिप हो जाएगा और उसमें खुद से करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डैश के द्वारा इंटरनेट पर यूजर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है और उस जानकारी को बैकग्राउंड में किसी और को ट्रांसमिट किया जाता है। ये सारे टर्म्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। मैंने बोला एक क्वेश्चन का एक आंसर नहीं बताऊंगा, बल्कि उसके पीछे पूरा एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, ताकि आप कंप्यूटर में 10 मार्क्स को पूरा सिक्योर कर पाए। हम आमतौर पे जो हमको आसानी से मिल जाता है ना, ये चाहे मार्क्स की बात हो, चाहे जीवन में किसी व्यक्ति की बात हो, किसी भी चीज़ की बात हो, जो आसानी से मिल जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है। जो मुश्किल से मिले उसी की वैल्यू रहती है, लेकिन हम जो आसानी से मिले उसको भी वैल्यू करना है। कंप्यूटर में 10 मार्क्स आपको आसानी से मिलेंगे, वैल्यू करना है, ठीक। तो मालवेयर एक फाइल है, एक कोड है, ठीक है। फाइल या कोड या सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, जैसे वायरस भी उसी के अंतर्गत आता है, तो वायरस को भी फाइल कोड बोल दिया जाता है। तो मालवेयर का एक फाइल है, कोड है, जो कंप्यूटर सिस्टम को या आपके जानकारी को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। एडवेयर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एडवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एड्स जनरेट करता है। क्या करता है, एड्स जनरेट करता है, नाम से ही एडवेयर है, ठीक है। एडवेयर, मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, अंडरवेयर, ऐसे टाइप शब्द नहीं। एडवेयर क्या है, एड जनरेट करता है, तो एड जनरेट करके देता है। देखो ये, अच्छा अभी देखो ये चल रहा है बढ़िया, तब एक एग्जांपल दिखाओ यहाँ पे, कोर्स का एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करो, ठीक है। तो ऐसे आप जब सिस्टम करते रहते हो तो ऐड है ना, तो लोगों को लगता है कि सर अपना प्रमोट कर रहे हैं कोर्स का, टेस्ट सीरीज का। नहीं, सर बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, बोले क्या, एडवेयर। तो ये एडवेयर के तहत होता है, इसे पॉपअप विंडो बोलते हैं। अचानक से कोई आया तो क्या हो गया, पॉपअप हो गया, ठीक। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ऐड जनरेट करता है, मल्टीपल ऐड जनरेट जो खपत कर दे, ठीक है। स्पाईवेयर, स्पाई नाम से ही क्लियर है, स्पाई मतलब जासूस। स्पाईवेयर क्या करता है, स्पाईवेयर जो भी आपके उसमें काम हो रहा है, जो भी आपके सिस्टम पे काम हो रहा है, तो क्या लिखा हुआ है, डैश के द्वारा, स्पाईवेयर के द्वारा इंटरनेट पर यूजर एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सकता है और उस जानकारी को बैकग्राउंड में किसी और को ट्रांसमिट किया जाता है। तो स्पाईवेयर के तहत ही होता है। आप जो भी सर्च कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, सब कहीं ना कहीं डिटेल चले जाता है किसी थर्ड पार्टी के पास, क्लियर, और उसमें यूजर को जानकारी नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन, कौन सा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं किया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट यूज्ड इन
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन और सो ऑन आगे जो भी AI वर्जन आ गया, ये VVIMP टॉपिक है। क्या बोल रहा हूँ, VVIMP टॉपिक है। तो ये जब जनरेशन वाला कभी और क्लास, इस क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ, किसी और क्लास में पूरे जनरेशन वाइज लाइन से पूरे पॉइंट बता दूंगा। अभी तो आगे शुरुआत की हमने, अभी अगले 10-20 दिन में कंप्यूटर इतना मजबूत कर लेंगे कि जो इसको कर लिया वो 10 में 10 फिक्स है, एकदम यकीन मानना 10 में 10 फिक्स हो जाएगा। अगले 10-20 दिन जो भी क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पे डलेंगी, 10 में 10 फिक्स है कंप्यूटर का। और अगर चूक गया तो या तो आपकी गलती से होगा, या अगर चूका मतलब समझ लेना अच्छे अच्छे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं मालूम होगा। बस इतना यकीन करके चलना। तो कंप्यूटर को ना समय के हिसाब से, उसकी स्पीड के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, अलग अलग कारणों की वजह से उसको जनरेशन में बांटे हैं। तो पहले जनरेशन में याद रखना कुछ कुछ चीज़ें यूज हुई हैं, जैसे वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड, ठीक, मैग्नेटिक कोर यूज नहीं हुआ है, इसको हटा देना मैग्नेटिक कोर। वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड ये पहले जनरेशन में यूज हुआ है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। तो उसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब कुछ नहीं था तब वैक्यूम था। वैक्यूम मतलब क्या, खाली, खालीपन। तो जब कुछ नहीं था तो वैक्यूम था, ऐसे याद कर लेना। तो वैक्यूम ट्यूब है पहले जनरेशन में यूज हुआ है, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अरे यार ये पहले में था, दूसरे में था, तीसरे में था। तो जब कुछ नहीं था तब क्या था, वैक्यूम था, ठीक, ऐसे याद रख लेना। तो वैक्यूम का क्या यूज मैं बताता हूं। और एक पंच कार्ड, तो पंच कार्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस, जैसे आपके इन कीबोर्ड काम करता नहीं, क्या काम करता है कीबोर्ड, ऐसे खट 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 खट, उसमें भी पंच कर रहे हो, एक वो इनपुट डिवाइस के रूप में काम कर रहा है। तो पंच कार्ड को फर्स्ट जनरेशन में इनपुट डिवाइस के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। किसके लिए यूज किया जाता था पंच कार्ड को, जैसे आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं इनपुट डिवाइस के लिए, वैसे ही पंच कार्ड को इनपुट डिवाइस के लिए यूज किया जाता था, इनपुट डिवाइस के रूप में। और जो वैक्यूम ट्यूब है वो प्राइमरी मेमोरी के रूप में काम करता था, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स को क्या करते थे, प्राइमरी मेमोरी के रूप में काम करते थे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। MS Excel 2010 के संबंध में गलत विकल्प चुने। आज मैं एक टॉपिक और डालने वाला हूँ, यूट्यूब पे डलेगा, आज या कल डल जाएगा, कि कौन कौन से सेगमेंट को आपको करके ही जाना है। मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक है पूरे सब्जेक्ट के, चाहे कंप्यूटर हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, GK हो, उनको छोड़ना ही नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसमें आपका जो MS वर्ड है या MS Excel, MS पावर पॉइंट, इसको छोड़ना नहीं होता, यहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, वहाँ से सवाल बनते हैं, प्रिंटर वहाँ से सवाल बनते हैं। तो इन सब टॉपिक पर भी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल MS Excel 2010 के संबंध में गलत विकल्प चुने, तो क्या गलत है वो देख लेते हैं। पहला सवाल, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इन MS Excel 2010 वी कैन नॉट इंसर्ट कमेंट्स इनटू अ सेल। हम किसी सेल में कमेंट नहीं डाल सकते, गलत बात है, डाल सकते हैं। और कैसे डाल सकते हैं, पहले बात कमेंट क्या होता है उसको समझ लेना। ये देखो एक्सेल शीट में ना, ये स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, एक्सेल दरअसल स्प्रेडशीट का उदाहरण है MS Excel। अब यहाँ पर आप कोई कैलकुलेशन किए, एक उदाहरण बता रहा हूँ भैया। जैसे इसमें आप लिख दियो 60,000 का डेटा लिख दियो, ये 60,000 इनकम है जो ए के द्वारा जनरेट की गई है। लेकिन अब मैं इसे में थोड़ी भर दूं हर एक डिटेल। अगर मैं कर्सर को यहाँ पे ले जाऊं तो मुझे कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल देखने को मिल जाएगा, उसको बोलते हैं कमेंट बोलते हैं। मतलब वहाँ पे कर्सर ले जाऊं तो एक्स्ट्रा मुझे कमेंट दिख जाएगा कि 60,000 कैसे इनकम जनरेट किए। बोले रूम रेंट से 10,000 आया, बोले सैलरी से 20,000 आया, बोले चोरी कर दिए वहाँ से 30,000 आया। ऐसा टाइप का जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो क्या है, कमेंट कहलाता है। 60,000 रुपये ऐसा। तो कर्सर में तो क्या करते हैं, यहाँ पर जाके आप राइट क्लिक करेंगे, ये आपका क्या हो गया जी, माउस है ना। माउस में देखो हम आमतौर पे इस पर कंफ्यूज राइट लेफ्ट पे, मैं कई बार ऐसे गलती की हूँ। दरअसल पकड़ते राइट हैंड से है ना, तो साला लेफ्ट वाला दबा रहे तो भी राइट, अच्छा ये तो राइट से ही दबा रहे, ऐसे हो जाता है। तो माउस के नजरिए से देखना, ये आपका माउस हो गया, ये क्या बोलते हैं इसको, स्क्रॉल बार है ना, स्क्रॉल करते इससे, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। तो किसी भी सेल में जाएंगे, उसमें राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे आएगा इंसर्ट अ न्यू कमेंट सेक्शन, इंसर्ट अ न्यू कमेंट सेक्शन या इंसर्ट अ न्यू कमेंट, ये सेक्शन खुलेगा, उसमें दबाएंगे, कमेंट ऐड हो जाएगा जी। तो ये बात बस गलत है, बाकी सब सही है। हम इंटरनेट टैब से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट टैब से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। वी कैन सेव द फाइल बाय यूजिंग F12। देखो टोटल F1 से लेके F12 तक का फंक्शन की कहलाता है। F1 F2 है ना, F से क्या, F मतलब फंक्शन की है, इसके अलग अलग फंक्शन है, उसमें से F12 आया। F12 मतलब याद रखना ये बाकी चीज में भी काम आता है। F12 दबाने से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। बोले सर ये सेव एज तो समझ आया, डायलॉग बॉक्स क्या है? अरे जो डब्बा दिख गया डायलॉग जिसमें कुछ लिखा हुआ है वही क्या है, डायलॉग बॉक्स है। ऐसा बॉक्स जिसमें कोई डायलॉग है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ ऑप्शन पूछ रहा है आपको, वो क्या है, डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा सेव एज वाला, कि सेव करना है नहीं करना है, क्लियर।
तो F1 से लेके F12 आप कोई भी काम करें, F1 से लेके 11 तक काम करें, लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा, सेव करके रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना F12 में क्या होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, फिर MS नई फाइल खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है, Ctrl+N दबाएंगे, न्यू फाइल ओपन हो जाता है, न्यू फाइल ओपन हो जाता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इनकॉग्निटो मोड खोलने के लिए Ctrl+Shift+N दबाना पड़ता है। किसी ब्राउजर में आप जाएंगे ना, ये Ctrl+N से तो न्यू फाइल हो गया, मैं ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, MS एक्सेल में ना जाके, जैसे कोई ब्राउजर खोले गूगल क्रोम, तो Ctrl+Shift+N दबाएंगे तो आपका नया इनकॉग्निटो मोड खुल जाएगा, इनकॉग्निटो मोड खुल जाएगा, ठीक है। इसको अपन प्राइवेट मोड भी बोलते हैं, ठीक, प्राइवेट मोड बोलते हैं। अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये इनकॉग्निटो मोड क्या है, तो यकीन मानिए आप वाकई में एकदम शरीफ और साधारण व्यक्ति, ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में भी आ रहा था ठीक। और जो समझ गए होंगे और देख के मुस्कुरा रहे हैं, मतलब आपके जैसा सभ्य व्यक्ति कोई और दूसरा नहीं है। तो जो भी प्राइवेट में जो हम ऐसा चीज सर्च करना चाह रहे हैं, ऐसा चीज ढूंढना चाह रहे हैं जो हम चाहते हैं कि भैया कोई दूसरा ना देखे, कोई दूसरा देखेगा तो हमारी सच्चाई का पता चल जाएगा, ऐसे वेबसाइट्स ओपन करने वो सारे किस में खोलते हैं, इनकॉग्निटो मोड में खुल जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे ये गूगल क्रोम क्या है, गूगल की बात नहीं करो, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, जो भैया आप जो सर्च करते हो उसके पूरे हिस्ट्री देखते हो, हिस्ट्री मतलब सेव होते जाता है, ठीक। लेकिन इनकॉग्निटो मोड में करोगे तो एक बार वहां से आप हट जाओगे ना, तो आपके हिस्ट्री को वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, ठीक। तो ये प्राइवेट मोड है, क्लियर। तो अब यूज कर लेना, मोबाइल में भी आता है कहीं पे, कल ही मेरे को तब्बू बताई ये देखो, ये गूगल है, यहाँ पे राइट क्लिक है, 3 डॉट आ रहा है ना, इसमें क्लिक करने के बाद न्यू इनकॉग्निटो मोड आ रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करेंगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। चलिए, जिनको नहीं मालूम था वो मेरे को थैंक यू बोल देना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा वायरस फैलता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, विच वायरस स्प्रेड्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये फाइल वायरस में, मैक्रो वायरस, बूट वायरस, एंटी वायरस। ये देखो 3 ठोक तो वायरस का प्रकार है, एक वायरस का इलाज है, जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी को क्या बोलते हैं अपन, एंटी वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो सबके अलग अलग, वायरस मतलब एक प्रकार का क्या है, वो मेलवेयर प्रोग्राम है। वायरस मतलब क्या है बोला मैंने, एक प्रकार का मेलवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को, जो आपके डेटा को, इंफॉर्मेशन को क्या पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ये एक मेलवेयर प्रोग्राम के अंतर्गत ही आता है, उसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक। एंटीवायरस उन सबका इलाज है। एंटीवायरस भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, जितने प्रकार के एंटीवायरस पूछे जाते हैं, खास करके व्यापम में। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है, फाइल वायरस। ये देखो जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसको लिख लेना, जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एग्जीक्यूटेबल मतलब जो .exe एक्सटेंशन के साथ है या .com एक्सटेंशन के साथ है, इनमें ये फैलता है, ठीक है। बूट वायरस दरअसल किस प्रकार का वायरस है, बूट मतलब मैं, अच्छा खैर वो ऑनलाइन क्लास में बताया था, बूट एक टर्म होता है, बूट या बूटिंग। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, आमतौर पे हमारे भाषा में कंप्यूटर को चालू करना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। लेकिन अगर हम टेक्निकली टर्म्स देखें, टेक्निकल फॉर्म देखें, तो इसका मतलब यह है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में स्टोर होना, रैम में लोड होना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। तो जो सीपीयू है वो क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ आके लोड कर देता है, रैम में लोड कर देता है, ताकि भैया आपका कंप्यूटर जो है काम करने लायक बन सके। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक वार्म बूटिंग होता है, कोल्ड बूटिंग होता है। वार्म बूटिंग यानी कि अगर आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं तो वार्म बूटिंग, और बंद है उसको चालू कर रहे हैं तो कोल्ड बूटिंग। फिलहाल इतना जानना। तो जो बूट वायरस है ये बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क ज़्यादा चलन में नहीं है, ठीक है, तो बट हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क के या फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को ये प्रभावित करता है। और कंप्यूटर जितने बार चालू होगा उतने बार, मतलब जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है एक बायोस एक्टिवेट होता है, तो बायोस के बाद जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो वायरस भी अपने आप को किस में लोड कर लेता है, रैम में लोड कर लेता है, बूट सेक्टर। मैक्रो वायरस, एम से मैक्रो वायरस और एम से आना एमएस वर्ड वाले जितने भी फाइल होता है ना, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस वाले जितने भी फाइल, वो सब में छुप के बहते रहता है और मैक्रो स्क्रिप्ट में घुस जाता है ये।
मैक्रो स्क्रिप्ट को प्रभावित करता है, ठीक है, मैक्रो स्क्रिप्ट को प्रभावित करता है। तो ये जितने भी एम से MS वर्ड याद रख लेना, ये फाइल के कभी प्रकार पूछ दें तो उतना डिटेल आपको मालूम होना चाहिए। MS वर्ड 2016 में किस रिबन आइटम में हेडर एंड फुटर विकल्प उपलब्ध है? इसके लिए मैं एक तरीका आपको बताऊंगा। MS वर्ड, MS एक्सेल, खुद ना प्रैक्टिकली आपके पास सिस्टम होगा कंप्यूटर में, तो उसको खोल के देखना, और उस सारा ऊपर में सेक्शन होता है, ये टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, सब बार को जाके देख लेना कि भैया उसमें क्या क्या ऑप्शन है। उससे फायदा ये होगा, प्रैक्टिकल जब आप करेंगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा चीज आपको मैनुअली प्रैक्टिकल देख देख के याद हो जाएगा। तो जो हेडर और फुटर है वो इंसर्ट ऑप्शन में आता है। इंसर्ट मतलब कुछ डालना, ठीक है। अब हेडर फुटर मतलब ये भैया यहाँ ऊपर या नीचे कुछ लिख रहे हो, ये हेडर फुटर के अंतर्गत आता है। क्यों होता है? टाइटल मिल जाए, ठीक है, अच्छा प्रेजेंटेशन हो जाता है, ये सब के लिए हेडर और फुटर उपयोग करते हैं। तो ये इंसर्ट सेक्शन में आता है। आगे बढ़ते हैं। मेगाबाइट्स में कितने निबल्स होते हैं? 1 मेगाबाइट्स, अच्छा यहाँ पे 2 छुप गए। 2 मेगाबाइट में कितने निबल्स होते हैं? ये एकदम बेहतरीन कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेशन को मैं करके बता रहा हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल कुछ बेसिक टर्म आप देखना। 1 बिट में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनता है, 1 बाइट मिलता है, ठीक है। 4 बिट में 1 निब्बल होता है। क्या बोला? 4 बिट में 1 निब्बल होता है, ठीक है। इतना बेसिक सा याद रखना आप। उसके बाद 1024 बाइट में 1 किलो बाइट होता है। फिर 1024 किलो बाइट में 1 मेगा बाइट होता है। फिर मेगा बाइट के बाद GB, गीगा बाइट, MB, GB, TB, टेरा बाइट, फिर पेटा बाइट, फिर एक्सा बाइट, EB, ZB, YB, BB, GB। ये गियो बाइट है, ये गीगा बाइट है। ये लाइन से आपके चले आते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, उसको आप ध्यान रख लेना। जैसे अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, 1024 को आप ना राउंड फिगर 1000 अगर कंसीडर करें तो इसको 10 टू द पावर 3 लिख के भी दे देता है कभी कभार। इसी को 2 टू द पावर 10 भी लिख के देता है। 2 टू द पावर 10 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करके 10 बार लिखोगे ना तो उसका कैलकुलेशन आएगा 1024, ठीक है। तो इसको 2 टू द पावर 10 भी लिख देता है या 10 टू द पावर 3। क्या बोला? 1024 को 10 टू द पावर 3 भी लिख देता है या 2 टू द पावर 10 भी लिख देता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब देखो एक और कैलकुलेशन यहाँ पे मैं बताता हूँ। कभी आपको पूछे 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, इसके बाद लिखता हूँ MB बराबर क्या होगा, ठीक है। अब ये सॉल्व करने के 2 तरीके बताता हूँ। एक आपको दिमाग लगाना है और एक में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो दिमाग लगाने वाले में देखो 1024 MB दरअसल किसके बराबर होता है? 1 GB के बराबर होता है। तो 1024 MB को मैं क्या लिख दिया? 1 GB। अभी भी आपके पास क्या बचा है? 1024 इंटू 1024 ये बचा हुआ और ये 1 GB हो गया। 1024 इंटू 1 क्या हो जाएगा? अगेन 1024 हो जाएगा। और 1024 GB किसके बराबर होता है? 1 TB के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे 1024 ये लिख दिया, क्या? TB लिख दिया। और 1024 TB किसके बराबर होता है? 1 PB के बराबर होता है। लेकिन बोले सर हमको इतना दिमाग नहीं लगाना, इतना समय भी नहीं रहता, बोले कोई शॉर्टकट ट्रिक बताओ। एकदम शॉर्टकट ट्रिक है, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ये MB लास्ट में जो भी दिया रहेगा, MB दिया रहा है, बाइट दिया रहा है, GB कुछ भी दिया रहा है। MB के बाद यह टर्म बता दिया मैं, KB के बाद MB के बाद GB, GB के बाद TB। उसके बाद ये जो है ना, इसको पेज याद करना, पेज YBG। अब इसका फुल फॉर्म मैं अपने तरीके से याद किया हूँ, क्लास में बताता हूँ, अभी नहीं बता रहा हूँ फिलहाल। PZYBG। फिलहाल ये लाइन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करना। MB दिखा तो MB तक पहुंचना, फिर देखो MB पहुंचा, MB तक पहुंचना, फिर 1024 को काटना, इसके पीछे GB लिख देना, इसको काटना, GB का क्या आता है? TB आता है, फिर इसको काटना, क्या आ जाएगा? PB। ये पहुंच गए, इतना दिमाग नहीं लगाना है। कहाँ तक पहुंच गए? डायरेक्ट PB, पेटाबाइट तक, ठीक है, क्लियर। एक और ऑप्शन देता हूँ, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024, और यहाँ पर आप लिख दो ये, चलो TB लिख दिया, TB लिख दिया। तो TB के बाद चलो ठीक, KB से स्टार्ट करते हैं। KB था आपका आसान हो सकता है बहुत लोग को याद नहीं हो, मैं बस आपको मेथड सिखाना चाह रहा हूँ। KB, ये KB हो गया, ये क्या हो गया? MB हो गया, ये हो गया GB, ये हो गया TB, ये हो गया PB, ये हो गया EB, समझे? BB, ठीक। तो ये हो गया क्या भैया? EB हो गया। तो इस टाइप के आपको सॉल्व करना है। अब बोले सर ये जो बता रहे हो इधर कहाँ मैच कर रहा है? ये एक अलग तरीका है, एक अलग कैलकुलेशन है। ये क्या पूछा? हाउ मेनी निबल्स आर देयर इन 2 मेगाबाइट्स। अच्छा भैया 2 मेगाबाइट में कितने निबल होते हैं? मेरे बात समझना, 2 मेगाबाइट, 2 मेगाबाइट, ये 2 MB ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक।
2 मेगाबाइट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1024 KB। इसको और ऐसे लिख सकता हूँ कि 1024 KB को 1024 बाइट ऐसे लिख सकता हूँ। ये कैलकुलेशन पूरा बता रहा हूँ, थोड़ा मैथमेटिकल इन्वॉल्व है। ये 2 हो गया। ये 1024 को मैं 2 टू द पावर 10 लिख सकता हूँ, इसको भी 2 टू द पावर 10 लिख सकता हूँ। ये बाइट, चूंकि मुझे ये निबल में पूछा है, इसको निबल में कन्वर्ट करना है। और एक बाइट बराबर कितना निबल होता है भैया? 2 निबल होता है। 2 निबल होता है, क्योंकि एक निबल में 4 बिट होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं, बताया अभी। तो एक बाइट में 2 निबल होता है, तो इसको मैं क्या लिख दिया भैया? 2 निबल। 2 निबल, ठीक है। तो ये देखो, 2 2 2 2 जोड़ के 8 लिख दो क्या? नहीं, इसके सब के पावर हट जाएंगे, 2 गुणित ये घात वाला। तो इसका पास 1 है, इसके पास 1 है, 10 10 2 20 22 2 टू द पावर 22 निबल। तो 2 मेगाबाइट में कितने निबल्स होंगे? 2 टू द पावर 22। बोले सर ये क्यों बताए? अरे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिया जाए ना तो नहीं बनेगा फिर, ठीक है। ये बनाने आना चाहिए आपको, ठीक है। कौन सा प्रिंटर कागज पर अपने प्रिंट हेड से इंक की छोटी छोटी बूंद का छिड़काव कर देता है, प्रिंट कर देता है? इंकजेट प्रिंटर। ये एलईडी प्रिंटर, जैसे लेजर प्रिंटर ना लेजर लाइट का यूज करता है, एलईडी प्रिंटर एलईडी एरे का यूज करता है, ठीक है, एलईडी एरे का। नेटवर्क सिक्योरिटी में एसएसएल क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसएल इन नेटवर्क सिक्योरिटी? इसका फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर, दरअसल ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसको सिक्योर करने का काम होता है। हम किसी को ओटीपी सेंड करने बसते कि नहीं बसते, किसी को भी बताने। आप सोचो कोई पेमेंट कर रहे हो आप ऑनलाइन, मेरे कोर्स खरीद रहे हो, उसमें आपको एक पेमेंट गेटवे रेजर पे जो होता है उसके माध्यम से पे कर रहे हो। आप पे कर रहे हो, उसमें आपका यूपीआई आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे। अरे भैया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आपका डेटा लीक हो गया तो ऐसे जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं नेटवर्क, तो उसका सिक्योर करने का काम किसका रहता है? एसएसएल का रहता है, सिक्योर सॉकेट लेयर का, ठीक है। ये तीसरी बात समझ आई, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। एमएस वर्ड 2000 में उसी टेक्स्ट को रीटाइप करने के बजाय हम समय और प्रयास को कम करने के लिए कॉपी पेस्ट प्लेस कर सकते हैं, कॉपी प्लस पेस्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में बैंकर्स एल्गोरिदम का प्रयोग किसके लिए किया था? ये एकदम नया चीज और मजेदार चीज है। ये ऑप्शन में बस आप बदलाव करेंगे, डेडलॉक लिखेंगे इसको। और ये क्या है डेडलॉक, उसको मैं बताता हूँ। डेडलॉक वो स्थिति है जिसमें एक ही रिसोर्स को दो अलग अलग प्रोग्राम यूज करना चाह रहे हैं। बोले सर नहीं समझ आया। समझना, मान के चलो 12 से 2 बजे ये ऊपर का बोर्ड खाली होता है, हमारा ऑफलाइन क्लास समाप्त हो जाता है 12 से 2 बजे, ये बोर्ड खाली हो जाता है, 2 अलग अलग सेटअप है, ये बोर्ड खाली हो गया। अब कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी मैं आकर रिकॉर्ड कर देता हूँ, कभी मनीष सर आकर रिकॉर्ड कर देते हैं। दोनों को एक ही रिसोर्स चाहिए, एक रिसोर्स अवेलेबल है ये बोर्ड के रूप में, और मनीष सर को भी और योगेंद्र सर को, दोनों को ये रिसोर्स चाहिए। कभी मैं आके रिकॉर्डिंग कर दिया तो उनका टाइम खराब हो जाता है, यार मैं करने वाला था। कभी वो आके रिकॉर्ड कर दिया, 12 से 2 के बीच, दोनों फ्री रहते हैं। अब ये स्थिति क्या हो जाती है डेडलॉक की, कि हम दोनों को काम है, हम दोनों एक प्रोग्राम, दोनों को काम है, लेकिन रिसोर्स क्या है? एक है, तो काम कोई नहीं कर पा रहा है, और दोनों झगड़ा हो गया, बोले काम ही नहीं हो पा रहा, बोले ठीक। तो ये क्या हो गया? डेडलॉक की स्थिति हो गई। अब इस डेडलॉक से बचने के लिए मैं क्या करूंगा? बोले 12 से 2 बजे का टाइम रहता है ना, दोनों फ्री रहते हैं, एक काम करो ना, 12 से 1 मैं कर लेता हूँ, 1 से 2 आप कर लेना, सॉल्यूशन हो गया, फिक्स हो गया। अब जो भी रिकॉर्डिंग होगा 12 से 1 मैं करूंगा, 1 से 2 आप करेंगे, अगर मैं नहीं कर पाया तो ठीक है, छूट जाए। तो ये एक उसका अवॉइड कर दिया अपन डेडलॉक। तो सिस्टम में भी, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डेडलॉक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक ही रिसोर्स को 2 अलग अलग प्रोग्राम यूज करना चाहते हैं, इस स्थिति में कोई यूज नहीं कर पाता, 1 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो उसी को अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज किया जाता है, बैंकर्स एल्गोरिदम, बस उतना ही जानना, एल्गोरिदम। तो बैंकर्स एल्गोरिदम क्या करता है? डेडलॉक से बचाता है। जब आप एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल का चयन करते तो F2 की दबाते तो क्या होता है? F2 दबाएंगे तो देखो F2 ना एडिट करने, रीनेम करने, ये सब के लिए काम आता है। मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ F2 से रिलेटेड, सबको याद कर लेना। इसमें देखो द फॉन्ट कलर ऑफ द कंटेंट ऑफ सेल विल बी, नहीं, द सेल विल स्विच टू एडिटिंग मोड। F2 में एडिट करने का, रीनेम करने का, ये सब ऑप्शन रहता है, ठीक है। F2 में एडिट या रीनेम करने का ये ऑप्शन रहता है। लेकिन मैं और भी आपको कुछ ऑप्शन बताता हूँ। आप ऑल्ट प्लस F2 याद कर लें, कंट्रोल प्लस F2 याद कर लें, शिफ्ट प्लस F2 याद कर लें, उसके बाद ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस
F2 याद कर लें, फिर ऑल्ट प्लस एच याद कर लें। ये 5 चीज आप F2 से याद कर लें। एक और एक्स्ट्रा बता दिया, ऑल्ट प्लस F2 से ना सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस F2 से प्रिंट ऑप्शन खुलता है, प्रिंट ऑप्शन, क्या प्रिंट करना है वो। शिफ्ट प्लस F2 से कमेंट, किसी सेल में कमेंट खुल जाएगा, है ना, इंसर्ट, आप कमेंट डाल सकते हो, इंसर्ट अ कमेंट इन एक्टिव सेल, इसी लिख दे रहा हूं मैं, एक्टिव सेल। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 से ये एक्टिव सेल को सेव कर लेगा, एक्टिव सेल को सेव करने का काम करता है। और ऑल्ट प्लस एच में ये ओपन करता है फिल कलर मेनू, मतलब सेल में कोई सा कलर आपको डालना है तो वो ऑप्शन करता है। तो ये इस ऑप्शन को आप याद रखेंगे। क्लियर। क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो ब्राउजर विंडो खोलने के लिए विंडो सिस्टम पर क्या प्रेस किया था, अभी बताया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। वो इनकॉग्निटो मोड क्या है वो भी मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा कथन कंप्यूटर की प्राइमरी के बारे में असत्य है। पहला ही असत्य है, रैम इज अ कंपोनेंट ऑफ ALU। ये बात गलत है। रैम क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ, और एक दो क्वेश्चन और है फिर खत्म हो जाएगा। रैम दरअसल मेमोरी का पार्ट है भैया, मेमोरी का पार्ट है। मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी जिसको मेन मेमोरी भी बुलाता है, वोलेटाइल मेमोरी भी बुलाता है। दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी बुलाता है इसको। प्राइमरी मेमोरी के 4 उदाहरण हैं, रैम, रोम, रजिस्टर और कैश। सेकेंडरी मेमोरी को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक सीक्वेंशियल एक्सेस का, सीक्वेंशियल एक्सेस, और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। इसका एक उदाहरण है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। और डायरेक्ट एक्सेस का उदाहरण है, इसके 2 उदाहरण तो अपन नहीं बोल के 3 और भागों में बांट सकते हैं। एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, MD लिख रहा हूं, ये मैग्नेटिक टेप है, ये मैग्नेटिक डिस्क है। और ये आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, OSD, और ये ESD, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क में आपका हार्ड डिस्क आ जाता है, फ्लॉपी डिस्क आ जाएगा, FD। मैग्नेटिक टेप भी मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है, मैग्नेटिक टेप भी मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है। लेकिन यहां पर क्यों नहीं लिखे सर, क्योंकि मैं डायरेक्ट एक्सेस की बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण, लेकिन सीक्वेंशियल एक्सेस ये सब डायरेक्ट एक्सेस है। ठीक है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में CD हो गया, DVD हो गया, BRD ब्लूरे डिस्क, HVD होलोग्राम वर्सेटाइल डिस्क, ठीक, ये सब आते हैं। ESD इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, SSD हो गया, ये सब ESD में आते हैं। तो इसको आप याद रखना। तो जो रैम है वो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, ALU का नहीं है। ठीक है। ALU दरअसल CPU को अपन 3 भाग में बांटते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये 3 भाग में CPU बटा होता है। CPU इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी, जी बिल्कुल सही बात है। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ रहता है, CPU के साथ रहता है। रैम एक वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी, जी बिल्कुल, रैम जो है वो प्राइमरी मेमोरी तो है और साथ ही साथ ये वोलेटाइल मेमोरी भी है। जितने भी प्राइमरी मेमोरी हैं सारे के सारे वोलेटाइल रहते हैं। अपवाद है रोम, अपवाद क्या है, रोम अपवाद है, बाकी उधर सब परमानेंट मेमोरी है। रोम इज ए नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी, जी बिल्कुल, अपवाद के स्वरूप आता है। MS वर्ड में कौन सा कीबोर्ड शॉर्ट फाइल टैब पर जाने के लिए किया जाता है, इसमें भी आप लिख लें, इसका आंसर Alt + F है फाइल टैब पर जाने के लिए। और फाइल मेन्यू में इंसर्ट ऑप्शन पे जाने के लिए, इंसर्ट ऑप्शन पर जाने के लिए Alt + N, Alt + H लगेगा फाइल होम टैब में हेल्प फाइल खोलने के लिए। और Alt + G में ये डिजाइन टैब खुलता है, पावर पॉइंट में डिजाइन टैब खुल जाता है। डी डिजाइन में GG आ रहा है ना, Alt + G डिजाइन टैब खुल जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन सिर्फ 20 नहीं रहे, एक अगर आपको लगे कि इससे ज़्यादा बताना है एक सेट में तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। बाकी 20 क्वेश्चन और उसके पीछे एक्सप्लेनेशन, तो आधा घंटे में एकदम अच्छी तैयारी हो जाएगी हमारी। गूगल के बारे में क्या सही है? अच्छा गूगल, आप मुझे गूगल का फुल फॉर्म बताना, और जो मैंने बूट बोला ना, बूट का फुल फॉर्म बताना। अगर किसी को मालूम होगा तो बूट का फुल फॉर्म बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। बूट जो मतलब कंप्यूटर चालू करना, बूट का भी अपना फुल फॉर्म है, क्या है वो बता देना। इट वॉज डेवलप इन 1972, नहीं 1998 में गूगल डेवलप्ड हुआ है। गूगल का पुराना नाम बैकरब था। ठीक है। ये गोगोल से बना हुआ है, गोगोल एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका
हाँ 10 टू दी 10 टू दी पावर 1100 ऐसा कुछ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। गूगल वो एक मैथमेटिकल टर्म है। इसको सर्गी ब्रेन और लैरी पेज ने डिस्कवर किया जी, बिल्कुल डेवलप किया। सबसे पॉपुलर सर्च इंजन में से कि जी बिल्कुल इट वाज ओरिजिनली नोन एज बैकरप, जी बिल्कुल इसको मूल रूप से बैकरप के नाम से भी जाना जाता था। और हमेशा जब भी मैं गूगल सर्च इंजन की बात करता हूं तो मैं कहानी बताता हूं कि गूगल के आने से पहले 17 पॉपुलर सर्च इंजन थे, लेकिन जैसे ही गूगल आया सबको पीछे छोड़ दिया। आज शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो सर्च करने के लिए गूगल का उपयोग नहीं करता होगा। सारे लोग जो सर्च कर रहे हैं उनके में गूगल ही चल रहा है, गूगल सर्च इंजन चल रहा है। तो कभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार हमको लगता है कि यार हम मैदान में उतरे हैं, कंपटीशन के फील्ड में उतरे हैं, हमारे से पहले 5 साल 10 साल 20 साल से तैयारी करने वाले लोग हैं, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। बिल्कुल होता है, अब हमको गूगल जैसे बाकी सब को रिप्लेस कर देना है। ठीक, तो गूगल ने वो प्रोवाइड किया जो बाकी सर्च इंजन भी प्रोवाइड करते थे, और वो भी प्रोवाइड करना चालू किया, वो सर्विस देना चालू किया जो बाकी नहीं कर पाते थे। तो हमको भी वो पढ़ना है जो बाकी लोग पढ़ रहे हैं, और वो भी पढ़ना है जो बाकी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो आइडिया नहीं मिल रहे हैं। उनमें से योगेश सब क्लासेस भरपूर प्रयास करता है आपको कंटेंट देने में जो बाकी लोग आपको नहीं दे पाते। ठीक, ये सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। और कोर्स का जानकारी यहाँ पे बाजू में दिख रहा होगा, अभी ऑफर चल रहा है, तो आप 799 में इजीली कोर्स परचेस कर सकते हैं। वो उसकी वैलिडिटी 5-6 महीने 7 महीने ऐसे कुछ है, तो एग्जाम 7 महीने ना समझे, तो एग्जाम के बाद भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि सभी पटवारी, उसमें जो सब्जेक्ट है वो लगभग हर एग्जाम में काम आ जाता है। और टेस्ट सीरीज जरूर दिलाएं, टेस्ट सीरीज जरूर परचेस करें।